हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू एटीपी। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एमिनो एसिड के बारे में बात की और आज हम बात करते हैं एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर की, जिसका नाम होता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है, सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। ब्रेजिलियस कॉइन्ड द टर्म प्रोटीन एंड प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। याद रखें, प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ब्रेजिलियस ने प्रोटीन टर्म दी। प्रोटीन का मतलब होता है विच टेक फर्स्ट प्लेस। तो प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है एमिनो एसिड के। मतलब कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं होता जो एक जैसे एमिनो एसिड का बना हो। इन ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर डिफरेंट। इसका मतलब अलग अलग तरह के एमिनो एसिड से मिलकर ही बना होता है, इसलिए प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। हमेशा प्रोटीन कैसे होंगे? हेट्रोपॉलीमर होंगे। टू एमिनो एसिड कैन जॉइन थ्रू एमिनो ग्रुप ऑफ वन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर फॉर्मिंग एंड ए हाइड्रो बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड नॉन एज पेप्टाइड और कोवेलेंट बॉन्ड बाय लॉस ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर अगर मैं इस बात को शॉर्टली बनाना चाहूँ कि एक हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक बना दिया ग्लाइसिन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एमिनो ग्रुप, ठीक है। ये बना दिया एक हाइड्रोजन और ये हमने बना दिया इसका COOH, ठीक है। और ये दूसरा वाला बना दिया जिसमें हमने NH2 को ऐसे लिख दिया इस बार, और ये भी हमने एक ग्लाइसिन ही बना दिया, और इसमें ये हमने बना दिया COOH ग्रुप। तो अगर आपको यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो आप सभी जानते हैं इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखिए वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया हमने, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया तो अब जो स्ट्रक्चर बन गई है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसको बनाए थे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH NH2H, और ये जो बॉन्ड बनेगा CONH, क्योंकि आगे तो COOH वो चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो बॉन्ड बन गया दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है एमिनो एसिड के बीच में मिलने वाला, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बन चुकी है उसमें वो बोलेंगे डाईपेप्टाइड, जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। एंड याद रखें कि ए प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होलोपॉलीमर। मैंने बताया ना कि हमेशा उसको बनाने वाले एमिनो एसिड कभी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब प्रोटीन हमेशा कैसा होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। Collagen is the most abundant protein in animal world, while rubisco, ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase is the most abundant protein in whole biosphere. तो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है रुबिस्को, और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है कोलाजन। आप पास वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक तरह का टर्शरी प्रोटीन है। मायोग्लोबिन एक टर्शरी प्रोटीन है जिसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही चारों तरफ फोल्ड होती है, जबकि हीमोग्लोबिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। तो मल्टीमेरिक प्रोटीन है आपका हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन दिख रहा है बच्चों, और ये है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में RBC में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर, 4 लेवल कौन कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर के? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो लीनियर होती है, बिल्कुल ऐसी एक लाइन के फॉर्म में होगी। और इस लाइन के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम ऐसा ही बना सकते हैं। उसका एक टर्मिनल होता है N, एक होता है C टर्मिनल। N टर्मिनल जो होता है इसको हम बोलते हैं इसका लेफ्ट एंड, ये है लेफ्ट एंड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके लेफ्ट एंड पर N टर्मिनल होता है, और N टर्मिनल पर होता है फर्स्ट एमिनो एसिड। यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट एमिनो एसिड, और ये हो जाता है C टर्मिनल जो है कौन से एंड पर? राइट एंड पर। और राइट एंड पर मिलने वाले C टर्मिनल पर होता है लास्ट एमिनो एसिड। क्या बताया जा रहा है बच्चों? आपको बताया जा रहा है कि इन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ए लीनियर स्ट्रक्चर इन विच N टर्मिनल एंड C टर्मिनल आर प्रेजेंट। लेफ्ट एंड पर होगा N टर्मिनल्स और राइट एंड पर होगा C टर्मिनल। एंड फर्स्ट एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा N टर्मिनल पर, लास्ट एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा C टर्मिनल पर। और एक बात अच्छे से याद रखें कि इन पॉलीपेप्टाइड चेन हमेशा लीनियर होगी, ठीक है। अब इसमें किसी पर्टिकुलर इस वाले स्ट्रेच को देख लेते हैं, इतने से पार्ट के अंदर कौन कौन से एमिनो एसिड है। तो जैसे हमने बोला कि भाई इसमें एक तो सेरीन है, ये हमने बना दिया सेरीन। एक हमने बना दिया सिस्टीन, ये हमने बना दिया सिस्टीन।
एक हमने बना दिया टायरोसिन, ये हमने टायरोसिन बना दिया, और एक हमने बना दिया ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड बना दिया हमने। और सबके बीच में आपको यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से ये सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये है सेरीन, तो सेरीन को 3 लेटर एब्रीविएशन में हमने लिखा है SER और सिंगल लेटर कोड दे दिया है S। सिस्टीन को 3 लेटर एब्रीविएशन में बोला CYS और सिंगल लेटर कोड दे दिया C। टायरोसिन को 3 लेटर एब्रीविएशन में बोला TYR, सिंगल लेटर कोड दे दिया Y। ग्लूटामिक एसिड को 3 लेटर एब्रीविएशन दिया हमने GLU और सिंगल लेटर कोड दे दिया E। अब इसके अलावा टायरोसिन को N बोला है, तो इसका मतलब इसके टायरोसिन को अगर मैं N नंबर देता हूं तो इसके आगे वाला N+1 होगा, इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड इज N+1, और उससे पीछे वाला सिस्टीन N-1 होगा, और सेरीन क्या होगा, और पीछे तो N-2। मतलब मैं ये पूरी बात बताकर आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये पूरी बात के साथ आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ए मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ए मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड दिस मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन दी, या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जिसमें एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है, उसमें एमिनो एसिड की पोजीशन कहां पर, कौन से एमिनो एसिड की कहां पोजीशन होगी, ये सबसे अच्छी तरह से अगर आप किसी एमिनो एसिड में, किसी प्रोटीन में देख सकते हैं तो वो है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड की पोजीशन को, कि ये पोजीशन कहां पर होगी, जैसे मैं बोलूं कि ग्लूटामिक एसिड की पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे टायरोसिन N है, तो N से एक आगे N+1 इज ए पोजीशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेरीन, N-2 इज ए पोजीशन ऑफ सेरीन। तो एमिनो एसिड की पोजीशन बताने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रक्चर जो है वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन गिव्स द प्रोटीन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। The primary structure is very important as it determines the specificity of protein but does not make him protein functional। याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहता, क्योंकि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें एक्टिव साइट ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहता। लेकिन याद रखें, सबसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिसिटी बताती है। एंड टू बी फंक्शनल द प्रोटीन मस्ट हैव पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसको चेंज होना होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जैसे आप इस मायोग्लोबिन में देख पा रहे हैं या हीमोग्लोबिन में देख पा रहे हैं, 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन होना चाहिए, तब जाके वो हम बोल सकते हैं ज़्यादा फंक्शनल होगा। एंड फंक्शनल प्रोटीन कंटेन 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। फंक्शनल प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन हो, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से अगर कोई प्रोटीन बना है, अगर कोई भी ऐसा प्रोटीन है जिसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसको बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं बच्चों, मोनोमेरिक प्रोटीन। और अगर कोई मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर किसी में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। तो सीधी सीधी बात आती है बच्चों, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, मोनोमेरिक एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन, और जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। तो याद रखें, फंक्शनल प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द चेन डिटरमाइन वेयर द चेन will bend or fold and where the various length will be attracted to each other। तो याद रखें कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड से हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चलता है। एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऐसे भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर इज सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है और सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। Most simple and most unstable structure of protein is a primary structure which gives positional information of amino acid in a polypeptide chain, जिसमें N टर्मिनल C टर्मिनल होते हैं। N टर्मिनल को लेफ्ट एंड पर होता है जिस पर होता है फर्स्ट एमिनो एसिड, C टर्मिनल जो है वो राइट एंड पर होता है जिस पर होता है लास्ट एमिनो एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा।
चलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम 3 बातें करने वाले हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीथ एंड यहाँ पर हम एक और बात करने वाले हैं कोलाजन हेलिक्स। ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है, बी वाला डायग्राम जो है, ये तो है टर्शरी स्ट्रक्चर का, ये तो है टर्शरी प्रोटीन, और ये है सेकेंडरी प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स, और ये है सेकेंडरी प्रोटीन का बीटा प्लेटेड शीथ। मतलब बीटा प्लेटेड शीथ और अल्फा हेलिक्स ये दोनों हैं सेकेंडरी प्रोटीन। ये भी सेकेंडरी प्रोटीन है और ये भी सेकेंडरी प्रोटीन है, लेकिन ये टर्शरी प्रोटीन है। और कोलाजन हेलिक्स को अलग से समझेंगे। समझते हैं बच्चों, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स के बीच में, पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स के बीच में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, कौन सा बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर ऐसे सीधा बना दिया जाए पहले, और उसके बाद ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, इन एमिनो एसिड के बीच में अगर एक बॉन्ड बना दे कि भाई इन एमिनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाए, जैसे इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं इसके बोलूँ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो टिल्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो लीनियर नहीं रहेगी, सीधी स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये थोड़ी बैंड हो जाएगी और हेलिक्स बन जाएगी। तो हेलिक्स बन जाएगी तो ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी जैसे हम देख रहे हैं ए वाले डायग्राम में। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही ऊपर क्या हो जाता, हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बन जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर बनेगा, देखिए ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा? यहाँ मिलने वाला होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड के बीच में मिलने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हेलिकल बन जाएगी, बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। और अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, ये कैसा होगा? ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंटरमोलिकुलर, ये होगा इंटरमोलिकुलर। मतलब कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें 2 फॉर्म में मिलती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीथ। अल्फा हेलिक्स में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से राइट हैंडेड हेलिसेस का फॉर्मेशन होता है, एंड राइट हैंडेड हेलिसेस को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच के मिलने वाले, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन में मिलने वाले एमिनो एसिड के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, देखिए यहाँ तो इसी चेन का एमिनो एसिड इसी चेन के एमिनो एसिड के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर यहाँ का एमिनो एसिड इस दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक शीट लाइक बनेगी, जिसको बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट। तो 2 फॉर्म में मिलता है। तो कोलाजन हेलिक्स की बाद में बात करेंगे, अब पढ़ते हैं इसको। देखिए, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड चेन एज्यूम ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बताया ना, या तो इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर। व्हेन ए चेन इज अरेंज लाइक ए कॉइल इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, and when 2 or more chains are joined together by intermolecular hydrogen bond, the structure is called plated sheath. And helical structure is found in keratin of hair and plated structure found in silk fiber. तो सिल्क फाइबर के अंदर मिलते हैं प्लेटेड, और हेयर्स के अंदर मिलता है हमें क्या मिलेगा? अल्फा हेलिक्स। ईच प्रोटीन हैज़ ए स्पेसिफिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। हर एक प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ the NH group, imino group, and 1 amino acid is bonded to the oxygen atom of CO group 3 amino acid away, 3 amino acid दूर a protein which is entirely helical is keratin। और हमेशा याद रखना, ओनली आपको देखने को मिलेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स, हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स ही प्रेजेंट होंगे, कभी भी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा अल्फा हेलिक्स में जो हेलिक्स होंगे वो कैसे होंगे? राइट हैंडेड हेलिक्स प्रेजेंट होंगे, हमेशा ऐसा घुमा हुआ होगा, कभी ऐसे नहीं होगा कि आपको ऐसा मिल जाए, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया तो इस तरह का कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा कैसा मिलेगा? राइट हैंडेड हेलिक्स ही प्रेजेंट होते हैं जो आपको दिख रहे हैं।
जबकि द अदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीथ. Here two or more chains are joined together by intermolecular hydrogen bond as in silk fiber. जैसे सिल्क फाइबर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वैसा मिलेगा. तो देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वैसे ही हो गया बीटा प्लेटेड शीथ. ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीथ में बोल सकता हूँ एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो मल्टीमेरिक है. और अल्फा हेलिक्स क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, और अल्फा हेलिक्स एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब मोनोमेरिक है. अब हम कोलाजन हेलिक्स की बात करते हैं. कोलाजन हेलिक्स के बारे में बात की जाए तो ए स्पेशल सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व इन कोलाजन और ट्रोपोकोलाजन. कोलाजन को बनाने वाले प्रोटीन को ट्रोपोकोलाजन बोलते हैं. हेलिक्स विच हैज 3 स्ट्रैंड ऑफ और पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड अराउंड वन अनदर. देखिए यहाँ पर 3 आपको दिख रहे हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक दूसरे पर कॉइल्ड है. यहाँ पर तो कोलाजन या ट्रोपोकोलाजन के स्ट्रक्चर में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे पर कॉइल्ड होती हैं. द कॉइल इज स्ट्रेंथन्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन NH ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड विद CO ग्रुप ऑफ अदर स्ट्रैंड. मतलब एक ग्रुप के, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्लाइसिन एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्लाइसिन के CO ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. और साथ में यहाँ पर प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन के बीच में मिलता है देखने को, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के बीच में हमें देखने को मिलता है लॉकिंग इफेक्ट. So locking effect between proline and hydroxyproline and presence of hydrogen bond and these polypeptide chain upon fold upon each other, इन तीनों रीजन की वजह से हम बोलते हैं कोलाजन फाइबर्स आर टफ फाइबर्स. और ये टफ फाइबर्स वाली बात हमें बताई थी, ये टफ फाइबर्स होते हैं, ये बात 1957 में हमें साइंटिस्ट ने बताई, इंडियन साइंटिस्ट रामाचंद्रन ने 1957 में इस पूरे कोलाजन हेलिक्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. तो ये जो हम जो भी बात पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी बात के बारे में हमें रामाचंद्रन ने बताया था. सल्फाइड बॉन्ड भी बताया कि यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की वजह से भी स्ट्रेंथ होती है, वहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो याद रखें रामाचंद्रन ने 1957 में कोलाजन हेलिक्स का आइडिया हमें दिया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला बच्चों. चलिए, तो हमने क्या क्या बात कर ली है. प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की, उसके बाद हमने बात की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमें अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीथ एंड कोलाजन हेलिक्स की भी हमने बात की. अब आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन को आप देख रहे हैं जो अपने ही चारों ओर फोल्ड हो गई है. एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही चारों तरफ फोल्ड हो गई है. मतलब इन ए टर्शियरी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन ए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ए पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल. एक हॉलो वुलन बॉल की तरह अपने ही चारों तरफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है. तो अपने ही चारों तरफ फोल्ड होने से क्या होता है वो देखते हैं बच्चों. टर्शियरी स्ट्रक्चर यूजुअली ए पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड और फोल्ड एक्सटेंसिवली and forms a compact globular shape to obtain functional conformation. This is termed as tertiary structure. एक्चुअली होता क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो वो अपने ही ऊपर इस तरह से फोल्ड हो गई है. और अगर अपने ही ऊपर फोल्ड हो गई है तो इसका एक एंड ये रहा C, इसका एक टर्मिनल ये बना दिया हमने N. अब एक्चुअली अपने ऊपर फोल्ड हो गई है तो 2 एमिनो एसिड, जैसे मैं बोलूं कि एक एमिनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक यहाँ पर है, एक एमिनो एसिड यहाँ पर है, इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता है. अगर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस भी तो मैटर करती है. क्या डिस्टेंस की वजह से आयनिक बॉन्ड बन पाएगा? तो उस कंडीशन में अगर मैं इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को अपने ही ऊपर फोल्ड कर दूं तो ये एमिनो एसिड यहाँ और ये एमिनो एसिड यहाँ आ जाएगा, ये एमिनो एसिड यहाँ और ये एमिनो एसिड यहाँ आ जाएगा. तो अब तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो इनके बीच में क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है. मतलब पूरी कुल मिला के बात है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली 3D प्रोटीन, 3 डायमेंशनल प्रोटीन है. और इस 3 डायमेंशनल प्रोटीन में मोस्ट एक्टिव प्रोटीन भी है. इस मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर होता क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही चारों ओर कॉइल्ड हो जाती है, अपने ही चारों ओर फोल्ड हो जाती है लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, जिससे 2 एमिनो एसिड के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और 2 एमिनो एसिड के बीच की डिस्टेंस कम होते ही उनके बीच में बनने लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और वंडरवॉल इंटरैक्शन भी होने लगता है.
इसका मतलब आप इस देख सकते हैं कि अपने ऊपर फोल्ड है, अपने ऊपर फोल्ड है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं 3D में, और इनके बीच में अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और आयनिक बॉन्ड बन गया है, स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवेलेंट होता है बच्चों, ठीक है, और वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो गया है जो सूडो फोर्स है। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन जाते हैं और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट बन जाती हैं। इसका मतलब टर्शियरी प्रोटीन इज ए मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स के बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से, और जब बहुत सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों तो इनके अंदर बहुत सारी एक्टिव साइट्स बन जाती हैं, और जब बहुत सारी एक्टिव साइट्स बन जाती हैं इसीलिए इसे कहा जाता है मोस्ट एक्टिव प्रोटीन, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन भी है। तो ये हमने बात की कौन से प्रोटीन की, हमने बात की है टर्शियरी प्रोटीन की। तो पढ़ते हैं बच्चों, इन ए लार्ज प्रोटीन, ये हो जाता है टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इन लार्ज प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन और इन केस ऑफ एन एंजाइम द मॉलिक्यूल अंडरगो फर्दर फोल्डिंग एंड कॉइलिंग टू अटेन फंक्शनल कंफर्मेशन, और ज़्यादा फोल्डिंग होती है, ठीक है। द कॉइल्स एंड फोल्ड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सो अरेंज एज टू हाइड नॉन पोलर एमिनो एसिड साइड चेन इनसाइड एंड एक्सपोज द पोलर साइड चेन, and the 3-dimensional conformation of protein brings distant amino acid side chains closer, मतलब वही बात उसी स्ट्रक्चर की बात को बोल रहा है ये। द एक्टिव साइट्स ऑफ प्रोटीन सच एज एंजाइम्स आर दस फॉर्म्ड, मतलब एंजाइम्स आर एक्चुअली टर्शियरी प्रोटीन है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, स्टेटमेंट सुना होगा आपने, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियस एंड राइबोजाइम, इन एंजाइम्स को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन है। और वो सभी एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चर शो करते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसीलिए तो हम बोलते हैं एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में होते हैं। द कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज इजीली चेंज बाय pH, temperature, chemical substances, and hence the function of protein is liable and subject to regulation. लास्ट आ जाता है क्वाटरनरी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो हमेशा मल्टीमेरिक होगा, मतलब हमेशा मल्टीमेरिक का मतलब किसी भी क्वाटरनरी प्रोटीन के अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन तो हो ही नहीं सकती। क्वाटरनरी प्रोटीन इज ऑलवेज मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है, मोस्ट स्टेबल भी है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विच इज ऑलवेज फॉर्म बाय मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन हमेशा कैसा होगा, मल्टीमेरिक होगा। तो मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब मल्टीमेरिक, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। दे प्रिसाइज अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रिसाइज अरेंजमेंट कैसे, जैसे मैं बात करूं कि ये एक टर्शियरी प्रोटीन मैंने बना दिया, ये एक टर्शियरी प्रोटीन है, ये मैंने टर्शियरी प्रोटीन बना दिया, ठीक है। ये मैंने दूसरा टर्शियरी प्रोटीन बना दिया, ये दूसरा टर्शियरी प्रोटीन बना दिया, ठीक है। ये दूसरा टर्शियरी, ये तीसरा टर्शियरी प्रोटीन बना दिया, ये दिस इज द थर्ड टर्शियरी प्रोटीन, दिस इज फोर्थ टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। दिस इज अनदर टर्शियरी प्रोटीन, दिस इज द फिफ्थ टर्शियरी प्रोटीन, दिस इज अनदर टर्शियरी प्रोटीन, सिक्स्थ टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट टाइप के टर्शियरी प्रोटीन बना दिए। तो अगर दे आर ए लीनियर स्ट्रिंग ऑफ सर्कल्स, क्या बोलूंगा मैं, दिस इज ए लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स की लीनियर स्ट्रिंग बना दी, एक लाइन में ये टर्शियरी प्रोटीन शो करने वाले, टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करने वाले या सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करने वाला भी हो सकता है इनमें कोई, वो मैंने एक लाइन में बना दिए। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन। ये जो नहीं कि ऐसे ही अरेंज हो, ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं कि भाई ये एक टर्शियरी हमने बना दिया, यहाँ पर हमने एक बना दिया इस तरह से बीटा प्लेटेड शीट वाली स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इस तरह से एक टर्शियरी को और बना दिया अलग तरह से, ठीक है। एक हमने यहाँ पर कुछ और बना दिया, यहाँ पर हमने ऐसे स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर को बना दिया, ये टर्शियरी बना दिया, ठीक है। एक हमने यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स ऐसे बना दी, तो भी ये मिलकर क्या बना रहे हैं, क्वाटरनरी बना रहे हैं। तो जब इस तरह से मिल जाएंगे, इसका मतलब व्हेन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच शो सेकेंडरी और टर्शियरी structure combinedly form quaternary structure which is most stable, most complex and multimeric type of protein। और एग्जाम्पल आप सभी को याद रखना चाहिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का क्वाटरनरी प्रोटीन है जिसको बनाने में काम में आती हैं 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है।
तो पढ़ते हैं बच्चों आगे इसके बारे में। इन एक्वस मीडिया प्रोटीन कैरी बोथ कैटायन एंड एनायनिक ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड अगर हम बात करें कि द आयनिक स्टेट ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, ठीक है। प्रोटीन रिच इन बेसिक एमिनो एसिड लाइक लाइसिन आर्जिन, पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एग्जिस्ट एज कैटायन एंड बिहेव एज ए बेस एट द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ, मतलब कुल मिला के वही बात कर रहे हैं कि प्रोटीन्स, या हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा एक और बात बोलें कि ये ज्विटर आयन कंपाउंड है। कैसे? ज्विटर आयन कंपाउंड जो दोनों चार्ज शो कर देते हैं। तो हमने बच्चों ये बात तो लास्ट लेक्चर में ही कर ली है, इसलिए आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं लास्ट लेक्चर वाली बात से। हमने आज के लेक्चर में प्रोटीन स्टार्ट किया, प्रोटीन की इंट्रोडक्शन की बात की, मायोग्लोबिन देखा आपने, हीमोग्लोबिन देखी हमने, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीथ एंड कोलाजन हेलिक्स की बात की। फाइनली हमने टर्शरी प्रोटीन जो है वो क्यों बहुत एक्टिव है ये बात की, और क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में भी बात की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो बच्चों अब चलिए फाइनली हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन की बात करनी है बच्चों हमें। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले एक ही बात को दो तरह से हम लेते हैं, एक तो एनसीईआरटी वाली टेबल ली है मैंने और कुछ अलग तरह से भी समझाया गया है। प्रोटीन टाइप और एग्जाम्पल सबसे यहीं से ले लेते हैं। देखिए कुछ प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चरल, जैसे टेंडन आप सभी ने सुना होगा, टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से कनेक्ट करने में टेंडन हेल्प करता है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कार्टिलेज के अंदर मिलता है प्रोटीन, ठीक है। हेयर्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बात करते हैं तो टेंडन के फॉर्मेशन के लिए कार्टिलेज और हेयर्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कैसा प्रोटीन है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। मिल्क में जो प्रोटीन है वो स्टोरेज प्रोटीन है। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऐसे हार्मोन है जो क्या है? प्रोटीन है। और याद रखें ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन एंड दीज एंजाइम्स विच आर टर्शरी प्रोटीन कैटेलाइज रिएक्शन इन सेल्स में रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं ये प्रोटीन्स। और बात करते हैं प्रोटीन और उनके फंक्शन की। कोलाजन प्रोटीन वर्क एज ए इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलाजन प्रोटीन एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, जबकि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी प्रोटीन है। एंटीबॉडी ऑलवेज फॉर्म बाय प्रोटीन, ज़्यादा सही बोलें ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है एंटीबॉडीज, जो जिनमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जो इन्फेक्शन एजेंट से लड़ती हैं एंटीबॉडीज। हम पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चों इससे रिलेटेड। रिसेप्टर्स, जितने भी रिसेप्टर हैं, जैसे स्मेल के रिसेप्टर क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टेस्ट के रिसेप्टर क्या बोला जाता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन पे, वो सारे के सारे रिसेप्टर प्रोटीन है। और एक नाम आप सभी ने सुना होगा ग्लूट का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 जो होता है, जो ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवाता है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करवाने में जो हेल्प करता है वो है एक ट्रांसपोर्टर या एक रिसेप्टर जिसका नाम होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, जो ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवाता है। सबसे ज़्यादा मिलता है लिवर सेल्स पर, वो भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन। और बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। सिंपल प्रोटीन केवल किसके बने हुए हैं? एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं। इनमें से कुछ होते हैं स्मॉल ग्लोबुलर मॉलिक्यूल जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन हीट से के लिए कोगुलेशन, हीट पर उनका कोगुलेशन नहीं होता, मतलब हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो केवल एमिनो एसिड के बने हुए हैं, केवल एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। ये होते हैं, उनमें आते हैं कुछ स्मॉल ग्लोबुलर जो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन हीट से इजीली कोगुलेट नहीं होते, जैसे हिस्टोन। आप सभी जानते हो कि हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है एज द साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इंक्रीज, जैसे स्मॉल ग्लोबुलर से लार्ज ग्लोबुलर करते जाएं इट बिकम लेस सॉल्युबल, उनकी सॉल्युबिलिटी तो कम होती जाती है लेकिन हीट कोगुलेबिलिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। मतलब अगर किसी प्रोटीन को बड़ा कर दें, साइज में लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन कर दें, तो उसका सॉल्युबल तो कम होगा लेकिन हीट के लिए इजीली क्या हो जाएगा? हीट ज़्यादा हीट में रखने पर इजीली कोगुलेशन हो जाएगा उसका।
जैसे लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल आप सबने सुने होंगे, एग एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन्स जो व्हीट और राइस में मिलता है, ये सभी हीट से कोगुलेट हो जाते हैं, लेकिन वाटर में क्या हो जाते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ये सब हो जाते हैं सिंपल प्रोटीन। और सेकंड प्रोटीन जो आ जाता है वो है हमारा कॉन्जुगेट या कंपाउंड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जिनमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एंड आप सभी एंजाइम वाले चैप्टर में ये बात पढ़ते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है प्रोटीन पार्ट के साथ साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन वाला पार्ट तो हो गया, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ? प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे वायरसेस के अंदर मिलते हैं हमें न्यूक्लियोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन हो गया एक पार्ट, तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन हुआ? लिपिड, जो हमें सीरम में ब्लड में मिलते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमें नहीं यूज करना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन हो गया प्रोटीन पार्ट, तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? नॉन प्रोटीन। जैसे सलाइवा में जो म्यूसिन है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है। और फॉस्फोप्रोटीन जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, वो नाम से में आता है। फॉस्फोप्रोटीन में प्रोटीन के अलावा कौन सा पार्ट है नॉन प्रोटीन पार्ट? फॉस्फेट ग्रुप, जो मिलता है केसिन में, मिल्क में केसिन प्रोटीन बच्चों। और हीमोप्रोटीन या हीमोग्लोबिन ही बोल दूं मैं, तो हीमोप्रोटीन में प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो तो अलग है, लेकिन हीम वाला पार्ट जो आयरन और पोरफायरिन रिंग से बना हुआ है, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, है ना, इन सब के अंदर जो मिलता है हीम वाला पार्ट, वो सारे क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। आयरन और जिंक जो मेटेलोप्रोटीन है, मेटल्स में मिलते हैं। ठीक है। मेटेलोप्रोटीन में प्रोटीन, तो मेटल वाला पार्ट क्या हो गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप। आयरन एंड जिंक, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हो जाते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन। कैसे प्रोटीन हो जाएंगे? कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन की बात की। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रैक्टाइल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हार्मोनल एंड एंजाइम प्रोटीन्स की बात की। सिंपल प्रोटीन के साथ साथ स्मॉल ग्लोबुलर, लार्ज ग्लोबुलर और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की हमने आज बात की है। तो बच्चों हमने ये प्रोटीन से रिलेटेड और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ आते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ATP के वीडियोज़ देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।